बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कॉन्सेप्चुअल नर्सिंग एकेडमी। तो इसका आंसर है हमारे पास बिलीवियो हॉस्पिटल स्कूल ऑफ नर्सिंग। ये वो नर्सिंग स्कूल था जो यूनाइटेड स्टेट में जो है फर्स्ट टाइम पब्लिश्ड हुआ था। अब हमारे पास है कि वो कौन सा फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन नर्सिस थी जो कि ग्रेजुएट हुई थी, जो हमारे पास नर्सिंग स्कूल जो यूनाइटेड स्टेट में इस्टेब्लिश हुआ था। तो उनमें हमारे पास जो है मेरी इलीज़ा, सोजर्नर हैरिट और रोज़ा पार्क्स आते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है मेरी इलीज़ा मेहनी। ये हमारे पास फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन नर्सिस थी जो ग्रेजुएट हुई थी। इसके बाद जो है हमारे पास जो अर्ली नर्सिंग स्कूल्स थे उनका प्राइमरी फोकस क्या था। ये हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अक्सर स्टूडेंट इस में जो है गलती करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फर्स्ट है वो है रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, नर्सिस को सर्जिकल टेक्निक्स के लिए ट्रेन करना, इक्विप नर्सिस प्रैक्टिकल स्किल्स उनको सिखाना और फोकस सिर्फ पेशेंट केयर पर फोकस करना सिखाना। तो इसका जो आंसर है वो है कि नर्सिस को जो है प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाना। ये हमारे पास अर्ली नर्सिंग स्कूल्स का जो है प्राइमरी फोकस था। उसके बाद जो है कम्युनिटी नर्सिंग जो है वो किस पब्लिक हेल्थ कंसर्न के रिस्पांस पर जो है इमर्ज की गई थी। तो उसमें आता है क्रॉनिक डिजीज, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अर्बनाइजेशन एंड इन्फेक्टियस डिजीजेस। तो इसका आंसर है हमारे पास डी यानी इन्फेक्टियस डिजीजेस। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज जो हैं ये एमसीक्यूज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पास पेपर के अकॉर्डिंग ये बार बार रिपीट होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास सेकंड चैप्टर है रोल ऑफ नर्स। अब इससे हमने कुछ एमसीक्यूज कलेक्ट किए हैं। इसमें पहला है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ अ नर्स इन पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में उसका प्राइमरी रोल क्या होगा? मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना, सर्जरीज कंडक्ट करना, इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना या डायग्नोज डिजीजेस। तो उसमें हमारे पास आता है एज अ पेशेंट केयर जो है प्राइमरी रोल ऑफ नर्स जो है वो क्या है? मेडिकेशंस एडमिनिस्टर करना। विच ऑफ द फॉलोइंग जो है स्कूल नर्सिस की जो है फॉलोइंग में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? जितने भी फॉलोइंग ऑप्शंस है तो उनमें क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? तो उसमें आता है परफॉर्मिंग सर्जरीज, हेल्थ एजुकेशन, प्रिस्क्राइबिंग मेडिकेशन, कंडक्टिंग रिसर्च। अब इसका आंसर है हमारे पास कि एक स्कूल लेवल पर नर्सिस की जो है हेल्थ एजुकेशन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। अब केस मैनेजमेंट इन नर्सिंग में क्या इन्वॉल्व होगा? प्रोवाइड स्टैंड अलोन पेशेंट केयर, coordinating patient care across multiple services, reducing nursing workload, ignoring patient preferences। तो इसका आंसर है हमारे पास कि केस मैनेजमेंट नर्सिंग में जो है उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट केयर को कोऑर्डिनेटिंग के थ्रू जो है मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी इसमें हम ये तय करते हैं कि मुख्तलिफ सर्विसेज को यूज़ करते हुए हम अपने पेशेंट को किस तरीके से केयर देंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कि वन ऑफ द रोल, अब कम्युनिटी हेल्थ नर्स का रोल क्या है? एक्सटेंसिव रिसर्च कंडक्ट करना, सिर्फ हॉस्पिटलाइज पेशेंट को केयर देना या पब्लिक हेल्थ पॉलिसी की एडवोकेट यानी उसके बिहाफ पे बात करना या सिर्फ इंडिविजुअल पेशेंट केयर। तो इसका आंसर है एडवोकेट फॉर पब्लिक हेल्थ पॉलिसी। जो भी हमारे पास सेहत के लिए जो पॉलिसी बनती है उसके बिहाफ पर जो है वो अपने कम्युनिटी में जो है वो बात करती है, कम्युनिटी में ओरिएंटेड कराती है। तो ये हमारे पास CHN नर्सिस का एक रोल है यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस का। उसके बाद हमारे पास आता है कि कौन सा रोल जो है स्पेसिफिकली एल्डरली जो हमारे पास ओल्ड एज पॉपुलेशन है उसकी नीड्स पर जो है वो फोकस करता है। तो उनमें हमारे पास पेडियाट्रिक नर्स, जेरियाट्रिक नर्स, न्यूनेटल नर्स एंड ऑन्कोलॉजी नर्स। तो इसमें हमारे पास आता है जेरियाट्रिक नर्स, हमारे पास इसका आंसर है। उसके बाद वो नर्सिंग रोल जिसको स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए होती है क्रिटिकल केयर में, तो उस नर्स को हम क्या बोलते हैं? सर्जिकल नर्स, आईसीयू नर्स, होम हेल्थ नर्स, कम्युनिटी नर्स। तो उसमें हमारे पास आता है आईसीयू नर्स। आईसीयू नर्स जो है उनके पास क्रिटिकल केयर से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। कोई भी आम नर्स जो है वो आईसीयू में काम नहीं कर सकती। इसके अलावा जो टर्म एडवोकेट हम रोल ऑफ नर्सिंग में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है? पेशेंट्स के लिए डिसीजन लेना, पेशेंट्स के राइट्स और इंटरेस्ट को सपोर्ट करना, टेक्निकल जो केयर प्रोवाइड करना सिर्फ, या एजुकेट करना। तो इसका जो एडवोकेट का मतलब यही है कि इसमें हम एज अ नर्स जो है पेशेंट के बिहाफ पे बात करते हैं। तो इसमें हम पेशेंट्स के राइट्स एंड इंटरेस्ट को जो है वो सपोर्ट करते हैं।
अब वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि नर्स को जो है अपने रोल परफॉर्म करने के लिए जो है ज़रूरी है। तो उसमें ऑटोनॉमी यानी डिसीजन मेकिंग पावर आती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी, आइसोलेशन और डेलीगेशन। तो इसका तो सिंपल मतलब है ऑटोनॉमी। जब तक उसके पास ऑटोनॉमी नहीं होगी तब तक वो अपने रोल जो है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। अब जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो गोल ऑफ नर्सिंग चैप्टर से लिए गए हैं, जिनमें हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ नर्सिंग। तो अब इसका जो है ऑप्शन है टू क्योर डिजीजेस, टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेस, टू कंडक्ट रिसर्च और टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन। अब मेन गोल ऑफ नर्सिंग हमारे पास क्या है? टू प्रमोट हेल्थ एंड प्रिवेंट इलनेसेस। बाकी जो रोल हैं ये भी इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो हेल्थ और प्रिवेंट इलनेस है तो ये हमारे पास बिल्कुल प्राइमरी गोल होता है नर्सिंग का। जो नर्सिंग गोल है वो जो है किस हॉस्पिटल री एडमिनिस्ट्रेशन पे किस तरीके से जो है वो रिड्यूस करती है, यानी वो किस तरीके से उस पर फोकस्ड करती है। तो उसमें हमारे पास आता है इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन, इंक्रीजिंग मेडिकेशन एरर, इंक्रीजिंग इग्नोरिंग पेशेंट एजुकेशन और डिसरिगार्डेड डिस्चार्ज प्लान। तो इसमें हमारे पास आएगा कि वो कम्युनिकेशन को इन्हेंस करते हुए हॉस्पिटल के जो री एडमिशंस होते हैं उनकी रिड्यूस पे जो है वो फोकस करती है। इसके बाद हमारे पास आता है कि नर्सिंग स्टैंडर्ड के जो इस्टेब्लिशमेंट है इसका मेन मकसद क्या है? अकाउंटेबिलिटी को डिक्रीज करना, क्वालिटी ऑफ पेशेंट को केयर को इंश्योर करना, लिमिट नर्सिंग प्रैक्टिस या इम्पेयर पेशेंट आउटकम्स। तो इसका आंसर है कि इंश्योर क्वालिटी पेशेंट केयर। अब नर्स का गोल जो है वो प्रोवाइड केयर। अब वो जो है कौन सा केयर प्रोवाइड करी है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, कल्चरली कॉम्पिटेंट हो, टेक्निकली एडवांस्ड हो या प्योरली क्लिनिकल हो। तो इसमें हमारे पास आता है कि ये नर्स जो भी केयर प्रोवाइड करती है तो वो कल्चरली कॉम्पिटेंट होना चाहिए। ये जो बाकी ऑप्शंस हैं ये बाद में आते हैं। जो प्राइमरी कंसर्न होता है केयर प्रोवाइड का वो कल्चरली कॉम्पिटेंट है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्ग टर्म नर्सिंग गोल है। इसमें है इमीडिएट पेन रिलीफ, full recovery within 1 week, patient independence in managing health, rapid discharge from the hospital। तो इसका आंसर है हमारे पास सी, यानी पेशेंट इंडिपेंडेंस इन मैनेजिंग हेल्थ। ये हमारे पास लॉन्ग टर्म नर्सिंग गोल है। इसके बाद हमारे पास वो आउटकम जिसको हम मेजर करते हैं ताकि नर्सिंग गोल्स को एसेस किया जा सके। तो इसको हम किस तरीके से करेंगे? पेशेंट्स, नंबर ऑफ पेशेंट सीन, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, स्टाफ मीटिंग हेल्ड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो इसका आंसर है पेशेंट सेटिस्फेक्शन को हम एसेस करते हैं ताकि इसमें हमें पता चलता है कि हमारे जो गोल्स हैं वो अचीव हुए या नहीं हुए। इसके बाद इफेक्टिव गोल सेटिंग नर्सिंग में इसमें क्या क्या होना चाहिए? पेशेंट इनपुट, सोल प्रोवाइडर डिसीजन, इग्नोरिंग पेशेंट वैल्यूज, रिलाई ऑन एनेक्टोडल एविडेंस। तो इसमें हमारे पास आता है पेशेंट इनपुट जो है वो गोल सेटिंग में होना चाहिए। अब जो पेशेंट सेंटर गोल होता है वो किस एस्पेक्ट ऑफ केयर को प्रमोट करता है? प्रोवाइडर कन्वीनियंस को, इनहेंस पेशेंट की इंगेजमेंट को, सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रोसीजर को या रिड्यूस कॉस्ट फॉर द फैसिलिटी। तो इसका आंसर है पेशेंट इंगेजमेंट को ये इनहेंस करता है जब हम पेशेंट सेंटर गोल प्रमोट करते हैं, जब हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है वो कम्युनिकेशन चैप्टर से लिए गए हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन नर्सिंग में उसमें प्राइमरीली यानी इसमें बुनियादी क्या इन्वॉल्व होता है? रिटन डॉक्यूमेंटेशन, एक्टिव लिसनिंग एंड वर्बल इंटरेक्शन, नॉन वर्बल सिग्नल्स ओनली, यूज ऑफ मेडिकल जार्गन। तो इसमें हमारे पास आंसर है एक्टिव लिसनिंग एंड वर्बल इंटरेक्शन। ये हमारे पास मेन कंपोनेंट होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। वो कौन सी टेक्निक्स होती है जिसमें हम प्रमोट करते हैं पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग को? तो इसमें स्पीकिंग लाउडली, सिंप्लीफाइंग लैंग्वेज, यूजिंग टेक्निकल टर्म्स और गिविंग रिटन इंस्ट्रक्शंस ओनली। तो इसमें हमारे पास आंसर है सिंप्लीफाई लैंग्वेज। हम पेशेंट को समझाने के लिए सिंपल लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? रिटन इंस्ट्रक्शन, फेशियल एक्सप्रेशन, मेडिकल रिकॉर्ड या कंसर्न फॉर्म। तो इसमें हमारे पास फेशियल एक्सप्रेशंस आता है जो बंदा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करता है। इसके बाद हमारे पास एम्पैथी इन नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन। ये एम्पैथी हमारे पास वो होता है कि जब हम
किसी को अपने आप को किसी और की जगह रख कर सोचते हैं तो वो एम्पैथी है, और अगर हम जस्ट उस पर्सन के लिए खफा होते हैं तो वो सिंपैथी है। तो ये जो एम्पैथी है ये एक नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये एंजाइटी को इंक्रीज करेगी या डेवलप करेगी ट्रस्ट को, लिमिट करेगी कन्वर्सेशन को या डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो इसका आंसर है कि ये जो है ट्रस्ट को डेवलप करेगी। अब वो कौन सा बैरियर है जो कि हर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो है अपने कम्युनिकेशन के बारे में पता होना चाहिए, कि मैं यूज़ ऑफ फ्लूइड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, कल्चरल डिफरेंस, प्रॉपर ग्रीटिंग और प्रोफेशनल अटायर। तो इसमें हमारे पास आंसर है कल्चर डिफरेंस। ये वो बैरियर है जो कि हर एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को जो है उसको पता होना चाहिए और उसको ओवरकम करना आना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है कि पेशेंट एजुकेशन का प्राइमरी पर्पस क्या होता है, ताकि क्लिनिशियन वर्कलोड को रिड्यूस करें, पेशेंट को एम्पावर करें अपने हेल्थ मैनेजमेंट में, डिटेल का डॉक्यूमेंटेशन के लिए चाहिए होता है, या कन्फ्यूजन को क्रिएट करे। तो इसमें आंसर है ताकि पेशेंट को एम्पावर करें ताकि वो अपने हेल्थ मैनेजमेंट को मेंटेन रख सकें। अब एक्टिव लिसनिंग में जो है क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, या इंटरप्ट टू आस्क क्वेश्चंस, या फुल अटेंशन जो है फुल अटेंशन प्रोवाइड टू द स्पीकर, और या वेटिंग फॉर द चांस टू स्पीक। तो इसका जो आंसर है तो वो है कि एक्टिव लिसनिंग में हम फुल अटेंशन जो है वो अपने स्पीकर को जो है वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो है वो आराम से हमारे साथ कम्युनिकेशन को मेंटेन रख सकें। उसके बाद जो एक्रोनिम SBAR नर्सिंग कम्युनिकेशन में यूज़ हुआ है तो वो किस चीज़ के लिए जो है किस चीज़ की एब्रीवेशन है। तो इसमें हमारे पास आता है सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट एंड रिकमेंडेशन, सपोर्ट, बेनिफिट एनालिसिस रिपोर्ट, सेफ्टी, बजट, एक्नॉलेजमेंट रिव्यू, या सर्वे, बेंचमार्क, असेसमेंट, रिसर्च। तो इसका आंसर है हमारे पास सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन। अब जो नेक्स्ट MCQs लिए गए हैं वो वाइटल साइन से लिए गए हैं। अब वो कौन सा वाइटल साइन है कि जिसको हम सबसे पहले मेजर करते हैं। तो जो सबसे पहले मेजर करते हैं तो वो हमारे पास आता है टेम्परेचर। उसके बाद पल्स रेट जो है 120 बीट्स पर मिनट अडल्ट में, तो ये जो है क्या कंसिडर किया जाएगा, नॉर्मल, ब्रेडिकार्डिया, टेकीकार्डिया या एरिथमिया। तो ये हमारे पास टेकीकार्डिया जो है ये कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि अडल्ट जो है नॉर्मल जो पल्स रेट होती है वो 60-100 होती है। नॉर्मल रेंज क्या है अडल्ट्स में, 90/60 टू 120/80 या 130/190 या 150/100 रेंज है, या 140/90 से 160/110 रेंज है, या 120/80 से 140। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है 120/80 से 140/90। ये हमारे पास एक नॉर्मल रेंज जो है ये कंसिडर की जाती है। अच्छा, बॉडी टेम्परेचर को मेजर के लिए क्या इक्विपमेंट चाहिए होता है, स्फेग्मोमोनोमीटर, थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर या स्टेथोस्कोप। तो इसका आंसर है हमारे पास थर्मामीटर। उसके बाद वो कौन सा एक्यूरेट वे है जिसमें हम कोर बॉडी टेम्परेचर को मेजर करते हैं। इसमें ओरल है, रेक्टल है, एक्सिलरी है और टेम्पोरल है। तो इसमें जो एग्जैक्ट टेम्परेचर जो हमें देता है वो रेक्टल टेम्परेचर देता है। अच्छा, रिस्पायरेटरी रेट जो है वो 30 बीट्स पर मिनट है अडल्ट में। तो अब ये क्या है हमारे पास, नॉर्मल है, ब्रेडिपनिया है, टेकिपनिया है या एपनिया है। तो ये हमारे पास है टेकिपनिया, क्योंकि जो नॉर्मल अडल्ट होता है तो वो 16 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट हमारे पास होता है। उसके बाद वो बेस्ट पोजीशन जब हम वाइटल साइन को एसेस करते हैं पेशेंट में, सुपाइन, सिटिंग, प्रॉन, स्टैंडिंग। तो इसमें हमारे पास आता है सिटिंग पोजीशन में हम अच्छे से वाइटल साइन ले सकते हैं। अच्छा, नॉर्मल रेंज जो है रेस्पायरेटरी रेट वो हमने पहले बात कर ली कि इसमें हमारे पास क्या आएगा 12 to 24, किसी जगह पर 16 to 20 लिखा होगा, किसी जगह पर 12 to 24 लिखा होगा। तो जब आपको एग्जैक्ट आंसर एग्जैक्ट जो है वो 16 to 20 है, और अगर आपको एग्जैक्ट जो है फॉर एग्जांपल कोई ऑप्शन में जो है वो नहीं गिवन, तो आप उससे जो मिलता जुलता होता है वो आप वो लगाते हो। तो इसमें जो है 12 to 24 जो है वो एग्जैक्ट इसके पॉसिबल आंसर आता है। अब नेक्स्ट MCQs जो है वो हमने एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज चैप्टर से लिया गया है।
तो जो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कौन सी हेल्थ एक्सपेक्ट्स को जो है फ़ायदा पहुंचाती है, सिर्फ मेंटल हेल्थ को, सिर्फ फिजिकल हेल्थ को, या बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, और या किसी को नहीं। तो इसमें आता है कि जो एक्सरसाइज है वो बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों को जो है वो फ़ायदा पहुंचाती है। वो कौन सा कॉमन बैरियर है वो पेशेंट के लिए जो है वो एक्सरसाइज में एक बैरियर बनता है, तो वो लेक ऑफ टाइम, एक्सेस टू जिम, अंडरस्टैंडिंग एक्सरसाइज बेनिफिट एंड हैविंग प्रॉपर गियर। तो इसमें हमारे पास आता है लेक ऑफ टाइम। बहुत से पेशेंट्स जो है उनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनके पास टाइम नहीं होता एक्सरसाइज के लिए, तो इस वजह से उनकी एक्टिविटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, जो रिकमेंडेड अमाउंट है मॉडरेट एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी के लिए, तो वो क्या है, 10 मिनट्स अ वीक, 75 मिनट्स अ वीक, 150 मिनट्स अ वीक, या 300 मिनट्स अ वीक। तो इसमें हमारे पास आता है 150 मिनट्स अ वीक एरोबिक कि जिसमें जो है हमने पढ़े थे कि जो, और जिन्होंने लेक्चर नहीं देखे तो वो प्लेलिस्ट में जाएं और ये एक्टिविटी एंड टॉलरेंस का चैप्टर जो है वो पढ़ लें। इसमें एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी ये वो होगी जो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सब को इंक्रीज करेगी। तो ये नॉर्मल रिकमेंडेशन है कि अगर आप 150 मिनट पर वीक जो है आप एक्सरसाइज करें तो आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। अच्छा, वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कि सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करती है? इसमें हमारे पास ऑप्शन है एरोबिक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्ट्रेचिंग, या इंड्योरेंस। तो उसमें हमारे पास आता है स्ट्रेचिंग, सॉरी। आंसर है हमारे पास कि स्ट्रेचिंग के थ्रू जो है फ्लेक्सिबिलिटी हम गेन करते हैं। अच्छा, वो इम्पॉर्टेंट बात या वो इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन जब हम अपने सीनियर्स को, जब हमारे सीनियर्स एक्सरसाइज में इंगेज होते हैं तो हमें याद रखनी चाहिए कि ऑप्शन ए कि जिसमें अवॉइड कंसल्टेशन विद अ फिजिशियन, या हाई इम्पैक्ट एक्टिविटी में इंगेज होना है, या इनकॉर्पोरेट बैलेंस एंड स्ट्रेंथ, या लिमिट कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज़। तो जब हम ओल्ड एज लोगों में जब एक्सरसाइज को जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हमें जो है इनकॉर्पोरेट बैलेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का जो है वो हमने एक बात जहन में रखनी होगी, क्योंकि इतनी हमने उनको उनके एज के हिसाब से जो है वो उनको बैलेंस और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो है वो देनी है। अगर हमें पेशेंट का एक्टिविटी लेवल एसेस करना है तो एक नर्स को जो है वो किस बारे में वो पूछताछ करेगी, डाइटरी हैबिट्स के बारे में, स्लीप पैटर्न्स के बारे में, डेली रूटीन और एक्सरसाइज के बारे में, या मेडिकेशन। तो वो जो है डेली रूटीन और एक्सरसाइज के बारे में पूछेगी तो उससे उस पेशेंट के एक्टिविटी लेवल को एसेस कर पाएगी। अच्छा, जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास के, हम उसमें जो है ये फाइंड आउट करेंगे कि वो ऐसी क्या चीज़ है जिससे हम जो है पेशेंट को एक्सरसाइज के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन है कि हम उनको जो है इनाम दें पार्टिसिपेशन के लिए, या हम अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट करें, या हम सोशल एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करें, और या पेशेंट इंटरेस्ट को जो है वो इग्नोर करें। तो इनमें जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है वो ये है कि हम पार्टिसिपेशन के लिए जो है वो उनको इनाम दें। तो उससे क्या होगा कि उनकी जो मोटिवेशन होगी वो ज़्यादा होगी और वो मज़ीद एक्सरसाइजेस की तरफ आएंगे। इसके अलावा जो फिट प्रिंसिपल है एक्सरसाइज में वो रिकमेंड करता है, यानी वो किस चीज़ का एब्रीवेशन है, तो वो है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप, या फ्लेक्सिबिलिटी, इम्पैक्ट, टेंशन, ट्रेनिंग, फंक्शनैलिटी, इंडिविजुअलाइजेशन, टॉलरेंस, टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी, इंटरेक्शन, टेक्निक एंड टेम्परेचर। तो जो फिट एब्रीवेशन है तो वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप। उसके अलावा अब हम अपने ऑक्सीजनेशन चैप्टर की तरफ आते हैं कि कुछ एमसीक्यूज इससे भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इससे भी हमने लिए हैं। तो जो नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है नॉर्मल रेंज में, तो वो कितना होता है, 85 टू 90, 90 टू 96, 95 टू 100, या 100 टू 105। तो ये नॉर्मल हमारे पास 95 टू 100 होता है। इसके अलावा हम पेशेंट में ऑक्सीजनेशन को इन्हेंस करने के लिए कौन सी पोजीशन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसमें सुपाइन, प्रॉन, फॉलर और लेटरल पोजीशन। तो इसका आंसर है हमारे पास फॉलर पोजीशन। ऑक्सीजन थेरेपी का प्राइमरी पर्पस क्या है, हार्ट रेट को इंक्रीज करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, ऑक्सीजन डिलीवरी टिश्यूज को इम्प्रूव करना, या डाइजेशन में असिस्ट करना। इसका आंसर है हमारे पास ऑक्सीजन डिलीवरी टू टिश्यूज को इम्प्रूव करना। जो नेक्स्ट है वो है कॉमन साइन ऑफ हाइपोक्सिया क्या है, फ्लश स्किन, साइनोसिस, ब्रेडिकार्डिया,
या यूफोरिया? तो उसमें हमारे पास आता है साइनोसिस। साइनोसिस इज द मेन एंड कॉमन साइन ऑफ हाइपोक्सिया। अच्छा, ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए जो है कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है? नेबुलाइजर, ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, नेजल कैनुला, एस्पायरेटर। तो उसका आंसर है नेजल कैनुला। इसके थ्रू जो है वो हम ऑक्सीजन को डिलीवर करते हैं। अच्छा, वो ब्रेथ साउंड जिसमें हमारे पास हाई पिच वीजिंग एससीटी टाइप साउंड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्रैकल्स, रोंकाई, स्ट्राइडर एंड वीज। तो इसका आंसर है हमारे पास वीज साउंड। तो इसमें हाई पिच वीजिंग साउंड होती है। उसके बाद प्रॉपर ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने के लिए जब भी हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो प्रॉपर ह्यूमिडिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या ज़रूरी है? पेशेंट कंफर्ट, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज होना, या हम प्रिवेंट करते हैं ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, या रिस्क ऑफ इन्फेक्शन को रिड्यूस करना। तो इसमें हमारे पास आता है प्रिवेंट ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी हम ह्यूमिडिटी इसीलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको हम ड्राई होने से बचा सकें। इसके बाद हमारे पास आता है कि वो कौन सी पेशेंट पॉपुलेशन है जो कि रिस्पायरेटरी इश्यूज के डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो वो एक हमारे पास आता है चिल्ड्रन, अडल्ट जिनकी एज 30 से 40 है, या मिडिल एज इंडिविजुअल है, या एल्डरली इंडिविजुअल्स हैं। तो उनमें हमारे पास जो मोस्ट कॉमन पॉपुलेशन है तो वो क्या है? एल्डरली इंडिविजुअल्स, क्योंकि उनके एजिंग प्रोसेस में उनकी बॉडी जो है वो इस तरीके से सरवाइव नहीं कर पाती। अगर किसी एमसीक्यूज में अगर एडल्ट का ऑप्शन नहीं है और वहाँ पर इन्फेंट का ऑप्शन है तो आपने फिर इन्फेंट लगाना है, क्योंकि इन्फेंट भी जो है वो रिस्क पर होते हैं। अब चूंकि इसमें इन्फेंट नहीं है तो इसमें हमने एल्डरली इंडिविजुअल लगाया है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है प्रोसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। एडमिशन प्रोसेस हॉस्पिटल में जो है वो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड शामिल हैं, जिसमें डिस्चार्ज प्लानिंग है, कंप्लीशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स है, या सर्जिकल प्रोसीजर, या कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन। तो इसका जो आंसर है वो है कंप्लीट ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, यानी जो है मेडिकल रिकॉर्ड्स को हम कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि डिस्चार्ज प्लानिंग का की कंपोनेंट क्या है? स्टाफ असाइनमेंट, पेशेंट एजुकेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अब स्केड्यूलिंग, सर्जरी। अब जिन्होंने चैप्टर जो है वो गौर से पढ़ा है तो उनको इस एमसीक्यूज का आंसर बिल्कुल इजी आएगा कि हमारे पास डिस्चार्ज प्लानिंग में जो पेशेंट एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इन्फॉर्म कॉन्सेंट हम सर्जरीज के लिए लेते हैं तो उनमें क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए, क्या चीज़ें उनमें मस्ट होनी चाहिए? सर्जन सिग्नेचर, explanation of risk and benefits of surgeries, the patient insurance provider information, या expected duration of the। तो उसमें हमारे पास उसमें सर्जरी से रिलेटेड रिस्क और बेनिफिट एक्सप्लेन होनी चाहिए। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन प्रोसेस में वो कौन सा प्रोफेशनल है जो कि इनिशियल असेसमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है? नर्स, सोशल वर्कर, फिजिशियन, या फार्मासिस्ट। तो उसका आंसर है हमारे पास नर्स, क्योंकि कंप्लीट असेसमेंट जो है वो नर्स जो है एक पेशेंट की करती है जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है। अच्छा, पेशेंट जो है ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। अब इसके जो है हमारे पास कुछ क्या रीज़न होते हैं? तो उसमें हमारे पास आता है कि इनफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंक्रीज सर्वेलेंस, या मोर स्पेशलाइज्ड केयर, या फाइनेंशियल रीज़न। तो उसमें हमारे पास आता है कि मोर स्पेशलाइज्ड केयर। जब एक पेशेंट को ज़्यादा स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है तो फिर वही रीज़न बनता है कि हम उसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, पेशेंट को जब हम एजुकेशन देते हैं हॉस्पिटलाइजेशन की तरह, उसका मेन मकसद क्या होता है? नर्स को ओवरलोड को रिड्यूस करना, पेशेंट की सेफ्टी और को इंश्योर करना आफ्टर डिस्चार्ज, या हॉस्पिटल प्रोसीजर्स पे फोकस करना, या क्वेश्चंस को लिमिट करना। तो इसमें हमारे पास आंसर है पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करना आफ्टर डिस्चार्ज। अच्छा, वो कौन सा इसेंशियल एलिमेंट है डिस्चार्ज के इंस्ट्रक्शंस में? तो उसमें हमारे पास मेडिकेशन मैनेजमेंट, इग्नोरिंग फॉलो अप अपॉइंटमेंट, प्रोवाइडिंग कम्प्लेक्स मेडिकल जार्गन, या अवॉइडिंग पेशेंट क्वेश्चंस। तो उनमें हमारे पास आंसर है मेडिकेशन मैनेजमेंट जो है ये हमारे पास एक इसेंशियल एलिमेंट होता है। अच्छा, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन जो है नर्स का जो है केयर कोऑर्डिनेशन रोल में उसके रोल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ओवरसीइंग द एंटायर हॉस्पिटल, isolating patient information, collaborating with the healthcare team, focus only on individual task। तो इसमें हमारे पास आता है collaborating with the healthcare team, ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेटिंग केयर का एक मेन हिस्सा है, मेन कंपोनेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज जो है बेडसोर चैप्टर से लिए गए हैं।
इसमें कहते हैं कि जो स्टेज 1 प्रेशर अल्सर है उसमें उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो उनमें हमारे पास आता है फुल थिकनेस स्किन लॉस, इंटेक्ट स्किन विद नॉन ब्लेंचेबल रेडनेस या ओपन वुंड या स्कैब्स और क्रस्ट। अब जिन्होंने बेड सोर का चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो वो इस एमसीक्यूज का आंसर बहुत आसानी से दे देंगे कि जो फर्स्ट लेवल ऑफ प्रेशर अल्सर होता है उसमें क्या होती है कि स्किन इंटेक्ट हो जाती है, लेकिन उसमें जो है रेडनेस थोड़ी बहुत होती है, लेकिन वो जो है वो स्टेज 2 में जो है फिर बहुत ज़्यादा रेडनेस और इन्फ्लेमेशन काज होती है। अच्छा, अब हम प्रेशर अल्सर्स के प्रिवेंशन में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट रीपोजिशनिंग, अवॉइडिंग द यूज़ ऑफ कुशन्स, कीपिंग द स्किन ड्राई, रिड्यूसिंग फ्लूइड इनटेक। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास फ्रीक्वेंट रीपोजिशनिंग। उसके बाद प्रेशर अल्सर्स का कॉमन रिस्क फैक्टर क्या है। हाई मोबिलिटी, एज रिलेटेड स्किन चेंजेस, हाइड्रेशन या हेल्दी न्यूट्रिशन। तो इसका आंसर है एज रिलेटेड जो स्किन में चेंजेस आती हैं उसकी वजह से। कौन सा एरिया ऑफ द बॉडी जो है वो प्रेशर अल्सर्स के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टाइल होता है। एल्बोज, हील्स, सैक्रम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि ये पेशेंट की पोजीशन पर जो है डिपेंड करता है। पेशेंट जिस पोजीशन में होगा तो उसके डिफरेंट साइड्स उस पोजीशन के लिए ससेप्टाइल हो जाएंगे। अब न्यूट्रिशन का वुंड हीलिंग में जो है वो क्या रोल है, तो और जो है ये किस लिए जो है इसकी ज़रूरत है। तो इसमें हमारे पास न्यूट्रिशन में जो है ऐसी कौन सी चीज़ है जो उसके न्यूट्रिशन जो है इम्पोर्टेंस करती है। तो इसमें हमारे पास आता है एडिक्वेट प्रोटीन। अगर हम अपने न्यूट्रिशन में यूज़ करेंगे तो वो वुंड हीलिंग को जो है वो प्रमोट करेगा। इसके बाद हमारे पास आता है कि स्किन इंटीग्रिटी को मैनेज करने के लिए नर्सिस को जो है क्या एसेस करना चाहिए रूटीनली। पेशेंट वाइटल ओनली या स्किन कंडीशन एंड रिस्क फैक्टर्स, विजिटर्स इंटरेक्शंस या मेडिकेशन एडेरेंस। तो इसमें हमारे पास आता है स्किन कंडीशन एंड रिस्क फैक्टर्स। ये हमारे पास वो ऑप्शंस हैं या वो असेसमेंट टेक्निक्स है जिसके ज़रिए एक नर्स जो है स्किन को असेस करेगी। और यहीं तक थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। अगर इसी तरीके से आपको मज़ीद एमसीक्यूज़ वाली वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा आप फुल लेक्चर्स जो है वो चैनल पर भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।